हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मिशन में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम एनसीईआरटी 10th का सीरीज चला रहे हैं, जो आप लोग को आने वाले रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा। पीछे हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं, आज 5वां चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमें 118 तत्वों की जानकारी है, जिसमें 94 प्राकृतिक तत्व है। अभी तक कितने तत्व हैं? 118। उसमें प्राकृतिक कितने हैं? 94। बाकी क्या है? कृत्रिम है, जो खुद वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉवेराइनर के त्रिक नियम। सन 1817 में जर्मन रसायन वुल्फगांग डॉवेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना। उन समूहों में को त्रिक कहा गया। डॉवेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने के बीच तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यानी पोटेशियम और लिथियम का औसत सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ऐसा इसने कहा। परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9 23 प्लस 39.5, इसका कितना हो गया? 945, लगभग 46 हुआ ना। तो 23 का दुगना हुआ 46। ये सिद्धांत दिया किसने? डॉवेराइनर ने। लेकिन परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा तत्व आया? देखिए, NPAS, ये इसी तरह कैल्शियम SrBa, फिर ClBr आयोडीन। ठीक है, बेरिलियम आयोडीन। इसी तरह 3 समूह बना। इसमें डॉवेराइनर ने उस तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, इसलिए यह असफल हो गया। ठीक है, यह पद्धति सफल नहीं रही। अब चलिए नेक्स्ट। तो त्रिक नियम पूछेगा, त्रिक नियम किसका है? तो डॉवेराइनर का। ठीक है, अब यहाँ पे इनका पढ़ते हैं। जोहानसन बुलकॉफ ने जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की थी। ये सब इनके बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले उन्हें प्लेटोनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा समान त्रिक की खोज की। उन्हें तत्वों के वर्गीकरण का विकास हुआ। ठीक है, मतलब आवर्त सारणी का विकास स्टार्ट किया इन्होंने। नेक्स्ट, यही त्रिक, ये 3 गो समूह का खोज किए थे डॉवेराइनर। नेक्स्ट, न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। ठीक है, कब? 1866 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जॉन लुनेट्स। इन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, और इसलिए उन्होंने अष्टक का सिद्धांत लिया। किसने? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा गया। ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। ठीक है, इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम भी अधिक समानता थी। न्यूलैंड के अष्टक नियम यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है, सारे गामा पाधा नी पे इन्होंने फिट किया, यहाँ तक फिट किया। ठीक है, देखिए, भारतीय संगीत प्रणाली सारे गामा पाधा निशा पे फिट किया। इन्होंने सुरों को उपयोग करते हैं डो रे मी फा सोल ला टी। ठीक है, डो रे मी फा सोल ला टी। इस तरह से इन्होंने अष्टक नियम का सिद्धांत दिया। अष्टक नियम कहाँ तक सफल रहा? जो देखिए, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिल रहा था। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है, क्योंकि उनसे 56 तत्व तक ही मिल पाया। ठीक है, इसलिए प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है। किसने कहा था? न्यूलैंड ने। तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में नए तत्व पाए गए जिनमें गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, कोबाल्ट और निकेल एक साथ में है तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन है, यानी इसके गुणधर्म उन तत्वों के भिन्न है। आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया, जबकि उनके गुणधर्मों में समानता होती है। इस प्रकार न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया। ठीक है, नोबेल गैस की खोज के बाद अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। नोबेल गैस की खोज हुआ तो उसके बाद अष्टक नियम अप्रासंगिक हो गया। अब नेक्स्ट, उसके बाद तत्वों का वर्गीकरण मुख्य श्रेय किसके जाता है? तो त्रामिक डोमिनियर मेंडलीव को, इवानोविच मेंडलीव, डमित्री इवानोविच मेंडलीव इनका शॉर्ट नेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1834 ईस्वी में। कहाँ के थे? साइबेरिया, रूस के पश्चिमी साइबेरिया में टोबलस का स्थान में हुआ था। उन्होंने माँ को समर्पित करते हुए लिखा था, उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने से संस्थानों में शक्ति व्यय करने के साथ विभिन्न स्थानों पर
की गई। मेंडलीफ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आवर्त सारणी रसायन में एक एवं सिद्धांत साबित हुआ, ठीक है। इससे नए तत्वों की खोज की प्रेरणा मिली इनके आवर्त सारणी के मेंडलीफ सिद्धांत से। इनका सिद्धांत का नाम क्या था? इन्होंने मेंडलीफ ने अपने नाम पे ही मेंडलीफ का सिद्धांत इसे बोला जाता है। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व थे? 63। और ये किसने 63 तत्व ज्ञात थे। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच का अध्ययन किया था, ठीक है। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से साथ बनने वाली यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। आगे देखिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। क्या? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप कहा गया, इसको ग्रुप कहा गया, और क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा गया, यानी पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का ये देखिएगा, यहाँ पे फिगर होगा। हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था, यहाँ प्लेटिनम, ठीक है। यहाँ 6 श्रेणी दिया था, 6 श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, सब में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी दिया था। चलिए नेक्स्ट। मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई। स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर R समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। सूत्र को लिखने के तरीके ध्यान दीजिए। जैसे कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 लिखा था, उन्होंने ऑक्साइड को CO2 को RO2 लिखा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एका एल्यूमिनियम और गैलियम के गुणधर्म है। परमाणु द्रव्यमान एका एल्यूमिनियम का 68, गैलियम के 69.7, ऑक्साइड का सूत्र E2O3 और गैलियम के Ga2O3, क्लोराइड का सूत्र ECl3 और गैलियम का GaCl3। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन के यौगिक और सोडियम का यौगिक दिया हुआ है। HCl, NaCl, H2O, हाइड्रोजन का यौगिक H2S, हाइड्रोजन का यौगिक है ये, और सोडियम का यौगिक Na2O, Na2S, ये सब सोडियम का यौगिक है। यहाँ पे मेंडलीफ के तत्वों के आवर्त सारणी वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला था, ठीक है। हम जानते हैं किसी तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। अब अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी। 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। किसने बताया था? हेनरी मोजले ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर स्वीकार किया गया। तत्वों के उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। इसमें किसमें कहा गया था? ये आधुनिक आवर्त सारणी में। यहाँ पे देखिएगा, परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक ही बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, ठीक है। तत्वों के परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों को अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा किसने कहा? मोजले ने। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिसे समूह कहा जाता है। 7 क्षैतिज पंक्तियां जिसे आवर्त कहा जाता है। कितने? 18 और 7 क्षैतिज, उसे आवर्त कहा। 7 आवर्त हैं और 18 समूह है, ठीक है। किसी भी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस पर निर्भर करता है, जो आगे देखें। ये रहा आपका आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं को अलग करती है, ठीक है। धातु इधर, उपधातु बीच में, अधातु इधर, ठीक है। समूह 1 में हाइड्रोजन से स्टार्ट किया है, 2 में हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे आइए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसी तरह ये पूरा दिया गया है। तो आप लोग एक बार इसे अपने दिमाग में थोड़ा फिट कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो पता चल सके। कहीं भी पूछ देगा ये आवर्त, जैसे आप पूछेगा समूह संघ 3 और आवर्त 7 में कौन सा तत्व है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व है। फ्लोरीन एवं क्लोरीन के बाहरी कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह बाहरी कोषों के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यानी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है कोषों की संख्या। नेक्स्ट, दूसरे आवर्त के तत्वों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भिन्न भिन्न है लेकिन उनके कोषों की संख्या समान है। आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु संख्या इकाई में वृद्धि होती है। आवर्त में अगर बाईं से दाईं जाइएगा तो परमाणु संख्या इकाई में वृद्धि होगी। आप चार्ट में देखिएगा तो पता चलेगा आपको। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी वृद्धि होती है।
इसी तरह देखिएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे तत्व में आवर्त में स्थित है, क्योंकि इनके परमाणु के इलेक्ट्रॉन K, Lm कोषों में स्थित हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहां ये नाभिक से नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। जैसे के कोष में 2 × 1 के स्क्वायर यानी प्रथम आवर्त में 2 तत्व, एल कोष में 2 × 2 के स्क्वायर यानी 8, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे एवं सातवें आवर्त में क्रमशः 8, 18, 18, 32, 32 होती है। ठीक है, नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति किस पर निर्भर करती है? किस पे? संयोजकता पे और परमाणु साइज पे। तो यहाँ पे देखिए, किसी तत्व की संयोजकता उनके परमाणु के सबसे बाहरी कोषों में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। सबसे बाहरी कोषों में जो इलेक्ट्रॉन होगी उससे निर्धारित होगी। ठीक है, आगे यहाँ परमाणु साइज। परमाणु साइज से परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोषों को ही दूरी को परमाणु साइज को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 pm यानी पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। नेक्स्ट, अब देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेशों के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन की नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु की साइज घट जाता है। चलिए नेक्स्ट। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? परमाणु का साइज बढ़ेगा। इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि इसके नाभिक तथा सबसे बाहरी कोषों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। सोडियम Na+Mg मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर तथा क्लोरीन अधातु जो है दाईं ओर स्थित होता है। धातु के इधर बाईं ओर और अधातु दाईं ओर स्थित है। मध्य में सिलिकॉन स्थित, जिसे अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। मध्य में उपधातु होते हैं, दाएं ओर अधातु होता है और बाएं ओर धातु होता है। यह धातु एवं अधातु दोनों को गुणधर्म को प्रदर्शित करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व कौन कौन से हैं? ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें उपधातु या अर्धधातु भी कहते हैं। आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए यह विद्युत धनात्मक होता है, जो हम लोग तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके हम बार बार बोल रहे हैं, पिछला वीडियो जरूर देखिए आप लोग। नेक्स्ट, समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। ठीक है, नेक्स्ट। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है और समूह के नीचे जाने पर बढ़ता है। धात्विक अभिलक्षण क्या होता है? आवर्त में घटता है और समूह के नीचे जाने पर बढ़ता है। दूसरी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। आइए इन गुणधर्मों के बारे में जानते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं सारणी के दाहिनी और ऊपर की ओर स्थित होती है। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती है। ठीक है, इन प्रवृत्ति से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइड की प्रकृति भी पता चलता है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होता है, जो पिछले चैप्टर में हम पढ़े हैं। चलिए, ये चैप्टर होता है समाप्त, क्योंकि थोड़ा छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट देखिएगा आपने क्या सीखा चैप्टर के लास्ट में जो दिया होता है। तत्वों को उनके गुणधर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। डाउरेनर ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया, जबकि न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया था। किसने? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में खाली स्थानों के आधार पर नए तत्वों की भविष्यवाणी की थी। किसने? मेंडलीफ ने। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने होने वाली विसंगतियां परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से दूर हो गई। तत्व के इस आधारभूत गुणधर्म अर्थात संख्या की खोज मोजले ने की थी। किसने? मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ, जिसमें समूह कहते हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियां, जिसे आवर्त कहते हैं, में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार व्यवस्थित तत्व परमाणु साइज, संयोजकता या संयोजन क्षमता तथा धात्विक एवं अधात्विक अभिलक्षण जैसे गुणधर्म में आवर्तित प्रदर्शित करते हैं। तो ये चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि पूरा करें कि नहीं, क्योंकि आप लोग प्यार नहीं दे रहे हैं। शेयर जरूर कीजिए वीडियो, और थैंक यू, धन्यवाद।